चलो बेटा, हम लोग आज पार्ट 2 करते हैं इस चैप्टर का। क्या नाम है इस चैप्टर का हमारे पास? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। और ये सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर है 23। अच्छा, कल का टॉपिक क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जेनेटिक्स जो है वो क्या चीज़ है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जिसको हम लोग बायो में कहते हैं इनहेरिटेंस। इसकी स्टडी को हम लोग कहते हैं जेनेटिक्स, और इस फिनोमेना को कहते हैं इनहेरिटेंस। तो समझो, इनहेरिटेंस की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मेंडल ने कौन सा प्लांट चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। पाइसम सेटिवम आइटम या सेटिंग। पिसम सेटिवम, गार्डन बी भी कहते हैं इसको, मटर। और इसकी वजूहत थी, उसमें से दो बड़ी वजूहत थी कि ये इजी टू कल्टीवेट था, और ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती थी। क्रॉस फर्टिलाइजेशन खुद हो, आप करवा सकते हो उसमें, और सेल्फ पॉलिनेशन उसमें खुद हो जाती है। इसके 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से बेटा, ये सारे ट्रेड्स हैं। ये सारे ट्रेड्स हैं: हाइट, सीड शेप, सीड कोट कलर, सीड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। ये था। उसके बाद हमने पढ़ा था, इसने जब क्रॉस करवाया था, तो सारे के सारे F1 यानी कि फिलियल जनरेशन 1 में सारे के सारे इसमें आए टॉल, इसमें आए राउंड, इसमें आए येलो, इसमें आए पर्पल, इसमें आए स्मूथ, इसमें आए ग्रीन, और इसमें आए एक्साई। तो जब एक अलील या एक जीन जो है वो पूरी एक्सप्रेस हो जाती है, एक ट्रेट पूरा शो हो जाता है, दूसरा शो नहीं होता, तो इस लॉ को उसने नाम दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। याद है? जी। सेम ट्रेट है, जी। यानी कि सेम ट्रेट से मुराद हाइट है। अब उसमें दो वैरायटी है, टॉल और शॉर्ट। तो टॉल शो हो गई, डॉर्फ यानी कि शॉर्ट शो नहीं हुई। तो एक जो है वो एक्सप्रेस हो गया पूरा ट्रेट, एक पूरा करेक्टर, और दूसरा एक्सप्रेस नहीं हो पाया। ये सिर्फ F1 जनरेशन में। तो उस लॉ को किसने नाम दिया था बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस। डॉमिन। बिल्कुल, जो शो हो गया वो डोमिनेंट है, जो नहीं हो पाया वो मास्क है। जो शो हो गया ट्रेट या करेक्टर, वो डोमिनेंट है, और उसको लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स में। याद है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको लिखा जी। जाता है, कोई सा भी इनिशियल हो। वैसे बुक के इनिशियल कर लो तो अच्छा है, जो जो बुक में है। और रिसेसिव होता है स्मॉल लेटर्स। यहाँ एक चीज और बता देता हूँ बेटा आज की क्लास में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। देखो, आ, अगर मैं लिख रहा हूँ मिसाल के तौर पर, मैं तुम्हारा इनिशियल लूँ, अली के इनिशियल में ले लूँ कैपिटल ए, कैपिटल ए। ये क्या कंडीशन है? ये तो तुम बता दो कि सर ये तो डोमिनेंट है क्योंकि आपने कैपिटल में लिखा, लेकिन ये कौन सी डोमिनेंट है? ये है होमो जाइगस या होमोसाइट। हेट्रोजाइगस? तो तुम बोलोगे सर ये होमोसाइट। होमोजाइगस। बिल्कुल, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, तो क्या ये शो होगा? बिल्कुल सर, ये शो होगा। डन, एक्सप्रेस होगा। अच्छा, अब आ जाओ कैपिटल ए, स्मॉल ए। इसमें जीतेगा कौन, यानी कि डोमिनेंट कौन होगा? ये वाला। तो मैं पहले जी। ही यहाँ लिख देता हूँ, सर ये डोमिनेंट तो है, ये डोमिनेंट तो है। लेकिन ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस? हीट्रोसाइट। वेरी गुड। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट शो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी शो होगा। ये शो होगा इसमें। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। इस मैं अगर लिख रहा हूँ स्मॉल ए, स्मॉल ए, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये रिसेसिव तो है। लेकिन ये कौन सा रिसेसिव है? होमोजाइगस या होमोसाइट। हेट्रोजाइगस? वेरी गुड, ये होमोजाइगस रिसेसिव है। क्या ये शो होगा? रिसेसिव तो शो नहीं होता। रिसेसिव जरूर शो होता है, लेकिन जब दोनों ही क्या हो, रिसेसिव। तो रिसेसिव शो किस कंडीशन में होता है? हमेशा होमोजाइगस में। होमोसाइट। क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं लिख तो रहा हूँ कैपिटल ए स्मॉल ए, और मैं थ्योरी में लिख रहा हूँ जाइगस रिसेसिव? इसका मतलब क्या है? रिसेसिव तो है, लेकिन कौन सी कंडीशन में रिसेसिव है? हीट्रो। तो सही तो लिखा है मैंने जो लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कौन शो हो रहा है? यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये शो नहीं हो रहा। तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। नहीं। कैपिटल है स्मॉल है लिखना जायज है, लेकिन इसको बोलना क्या जायज नहीं है? हेट्रोजाइगस रिसेसिव बोलने का मतलब है कि हीट्रोसाइट।
ये कंडीशन के रिसेसिव शो हो रहा है, तो रिसेसिव सिर्फ एक ही कंडीशन में शो होता है, होमोजाइगस। तो ये जी पॉसिबल नहीं है, नेवर, जेनेटिक्स में ये नहीं है। तो बाकी इससे ऊपर वाली सारी पॉसिबिलिटीज है। जी सही, ये हो गया आपके पास। अब आ जाओ आपके पास, इन्होंने अच्छा ये वाला भी मैंने तुम्हें क्रॉस बताया था। मेंडल ने फिर F1 जनरेशन के बाद उसको उसमें हुई सेल पॉलिनेशन। याद है ये वाले रेशियो आया था बेटा हमारे पास, 3:1। बिल्कुल, अभी जी आज है वो वाला एक्सपेरिमेंट भी दोबारा आएगा अभी। अच्छा, अब इसने एक अपना एक लॉ एक और बनाया था बेटा। उस लॉ का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेट हो जाना। उसमें से ही एक मैं पॉइंट यहाँ पे नोट पे लिखा है कि मेंडल ने एक्सप्लेन किया कि हर ऑर्गेनिज्म के पास हर एक ट्रेट के, यानी कि हर एक प्रॉपर्टी के दो फैक्टर्स होते हैं। क्योंकि उसने जीन्स और अलील्स तो नहीं बोले थे उस टाइम पे, बहुत पता नहीं था उसको कि जीन और अलील भी क्या चीज़ है, बस उसने अपने हिसाब से, उस पुराने दौर के हिसाब से फैक्टर्स कह दिए थे। आज की साइंस उसको जीन्स कहती है, अलील्स कहती है। यानी कि वो कह रहा है कि हर ऑर्गेनिज्म के पास हर एक प्रॉपर्टी के दो फैक्टर्स होते हैं। एक आता है पैटर्नल यानी कि ददियाल से, एक आता है मैटर्नल यानी कि मदर साइड से। कैसे, मतलब मिसाल के तौर पे ये मेल है, ये फीमेल है। सही। वो कह रहे हैं कि हर एक ट्रेड के दो फैक्टर्स होते हैं हम सबके पास। दो फैक्टर्स से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल ए, कैपिटल ए। सही है नहीं? यहाँ मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो हर ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रेड के कितने फैक्टर्स हो गए? दो फैक्टर। ये वाला सही है नहीं? जी हर एक ट्रेड के दो फैक्टर्स है, ठीक है। और इसने कहा था जब फर्टिलाइजेशन होती है, जब मेल और फीमेल के सेक्स सेल्स फर्टिलाइज करते हैं, तो जो जायगोट बनता है, जो जायगोट बनता है, जायगोट, उसमें एक पैटर्नल आता है और एक मैटर्नल। ऐसी, यहाँ से हम्म, कैपिटल ए आ गया, यहाँ से स्मॉल बी। ये इसने बताया था और ये सही था, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब आ जाओ इसके लॉ में, जो तुम्हें सब ये बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। बेटा इसके जो लॉ है, जो ऑफिशियली समझो पहले लॉ कह सकते हो आप उसको, इसका लॉ का नाम है बेटा, ये थ्योरी में आता है लॉ में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं इसको बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करने का मतलब क्या होता है अली? अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। अब जरा पढ़ो बेटा क्या जी लिखा हुआ है, हर ऑर्गेनिज्म, ईच ऑर्गेनिज्म। अच्छा ये रेड से हुआ है ना, तो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें आसानी हो जाए। इससे कहा था बेटा ईच ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के पास कंटेन्स, वो क्या कंटेन करता है? टू फैक्टर्स। हर एक ट्रेट के कितने फैक्टर्स? टू फैक्टर्स। ठीक है। टू फैक्टर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। इसके पास एक ट्रेट के दो फैक्टर्स। फैक्टर से मुराद यहाँ समझ रहे हो? यहाँ फैक्टर से मुराद हो रही है कि अलील्स। अलील्स क्या होती है? अलील्स होती है जीन की डिफरेंट फॉर्म्स। जीन की डिफरेंट फॉर्म्स से मुराद क्या है, ये देख लो जरा। अलील्स बड़ा प्यारा एक वर्ड है। देखो, एक क्रोमोसोम ये है बेटा, और एक क्रोमोसोम ये है। सही। क्रोमोसोम के अंदर होता है बेटा डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होता है? इसका टुकड़ा एक जीन। डीएनए का छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है अली? जीन। यहाँ पे एक जी जीन लगी हुई बेटा, यहाँ पे समझो ये जीन लगी हुई है एक, भी मैं बताता हूँ ये जीन क्या कर रही होगी। और एक जीन समझो सेम पोजीशन पे इस क्रोमोसोम पे भी लगी हुई है। सही। जब दोनों क्रोमोसोम पे जीन सेम पोजीशन पे लगी हुई हो, तो आपको पता है ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या कहते हैं? जो आपस में सिमिलर हो हर लिहाज से। होमोस होमोलोगस। ये होलो दोनों क्रोमोसोम्स एक जी दूसरे के क्या है बेटा? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जीन क्या कर रही है? ये जीन भी आई कलर देख रही है। ये जीन भी क्या, कौन सा ट्रेट देख रही है हमारी बॉडी का? आई कलर। ये जीन भी क्या जी देख रही है बेटा? आई कलर। आइकल बस फर्क क्या है? ये जीन जो कलर देख रही है वो देख रही है ब्लैक। ये जो जीन है ये देख रही है आई कलर ब्राउन। अब इन दोनों में से फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में जो भी जीन डोमिनेंट हो जाएगी वो एक्सप्रेस हो जाएगी, और जो रिसेसिव हो जाएगी वो एक्सप्रेस यानी कि शो नहीं होगी। जी इसी वाली। अब जरा जी देखना मेरा बेटा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होती है कि सर आप तो कह रहे थे जीन है, ये क्या चीज होती है? भाई सबसे पहले तो ये पढ़ लो, ये क्या लिखा हुआ है? शॉर्ट फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमो क्रोमोसोम के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, डीएनए।
ऐसे ही उस जी मॉलिक्यूल का एक टुकड़ा होता है, जीन। जी अब जरा देखते हैं, ये जीन तो एक ही है, ये भी सेम, मतलब ये सेम जीन है। ये इस जीन का नाम क्या है? ये है जीन फॉर आई कलर। जीन एक है, इसकी वैरायटी कितनी है? उसकी वैरायटी दो है। समझ गए? ये जी जीन है तो एक ही जीन। सर यहाँ पे तो दो बनी हुई है, तो अभी बता देता हूँ। ये इनको एक ही जीन क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि ये एक सेम ट्रेड देखनी है, ये डिफरेंट, इनका ट्रेड सेम है। ये भी आई कलर, वो भी आई कलर, तो मैं इसको कहूंगा यार ये एक जीन है। सही। जीन एक जी है, लेकिन इसकी फॉर्म्स कितनी है? दो फॉर्म्स है। एक फॉर्म देख रही है ब्लैक कलर, एक फॉर्म देख रही है ब्राउन कलर। ब्राउन। समझ गया? तो मेंडल ने कहा जी था कि एक जीन जो है, उसने जीन तो नहीं बोला था बेचारे ने, ट्रेट कह दिया था। ठीक है चलो, जीन ट्रेट एक ही चीज है, लेकिन आपकी साइंस उसको कहती है जीन बोलो भाई, क्योंकि उस टाइम पे जीन का नाम नहीं था तो उसकी गलती नहीं थी। अब तो आप जीन बोलो लास्ट में। तो उसने कहा था कि हर जीन की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। उसको उसने कहा था कि हर ट्रेट के दो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा था कि एक जीन की सिर्फ कितनी फॉर्म्स होती है? दो फॉर्म्स। कितनी फॉर्म्स? दो फॉर्म्स। दो। दो, और दो से ज्यादा भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? तुमने नाम सुना होगा बेटा, इंसानों में एक सिस्टम होता है जिसको कहते हैं एबीओ, ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। हम जी इंसानों में या तो ब्लड ग्रुप होता है बेटा ए, या तो ब्लड ग्रुप होता है बी। अब पॉजिटिव नेगेटिव को हटा दो, हमारे ब्लड ग्रुप्स की टाइप बता रहा हूँ। एक होता है ए ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, या तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ए बी, ए बी। या तो होगा ओ। सही है। ओ। क्या ये जी दो से ज्यादा हो गई? यस, ये दो से ज्यादा हो गई। तो क्या ये कहना सही है कि एक जीन की सिर्फ दो ही वेराइटीज होती हैं? नो, ये कहना बिल्कुल गलत है। तो मेंडल ने अपने हिसाब से अपने दौर में जो कहा वो सही है। सही, उसको पता नहीं था कि यार बाद में ऐसा भी हो जाएगा, तो उसने कहा था कि एक ट्रेट के दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर से मुराद क्या होगा? अलील। तो याद रखना बेटा, एक जीन की मल्टीपल फॉर्म्स होना, यानी कि एक ही जीन की वैरायटीज होना, उन वैरायटीज को क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। क्या कहते हैं अलील। इसको? अलील। जी मिसाल के तौर अलील। पे ये एक अलील है जो ब्लैक कलर देख रही है, ये भी एक अलील है। तो व्हाट इज एन अलील? व्हाट इज एन अलील? डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन या डिफरेंट जीन? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन। जीन एक है, उसकी फॉर्म्स क्या है? डिफरेंट है। जीन एक है, डिफरेंट जीन नहीं है। जीन वही है, ये रही जीन। जीन वही है, बस उसकी कितनी फॉर्म्स है बेटा? उसकी दो फॉर्म्स है। ये जी उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास डेनम शर्ट है। अब तुम कह रहे हो सर आपने, ठीक है आपने स्पेसिफाई कर दिया डेनम, तो डेनम एक ट्रेट है, प्रॉपर्टी है। उसकी फॉर्म्स कितनी है? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक ब्लैक कलर की डेनम है, एक ब्लू कलर की डेनम है, एक ब्राउन कलर की, तो ये क्या होंगी? वो स्ट्रेट की यानी कि जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होंगी, तो वो सब क्या है? उसकी हम्म, अलील्स है। जी सही है? नहीं समझ आ गया बेटा अलील्स की एक और जी डेफिनेशन? अलील्स कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वैरायटी ऑफ अ सेम जीन। कह सकता हूँ वैरायटी ऑफ अ सिंगल जीन। जीन एक है, उसकी अलग अलग क्या है बेटा? वैरायटीज है। जी। सही है? नहीं डन है? तो जीन हम्म, के अंदर अलील्स या अलील्स के अंदर जीन, तो हम बोलेंगे सर नहीं नहीं, जीन की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, एक ही जीन की डिफरेंट फॉर्म्स में होना, उसको कहते हैं अलील। क्या कहते हैं उसको? अलील्स। अलील। तुम कह रहे हो कि सर मेरे पास जो है ना वो बायो की बुक है। सही है। उसके बाद तुम कह रहे हो सर मेरे पास एक किप्स की बायो की बुक है, एक सिंटेक्स बुक बोर्ड है, एक फेडरल है, तो इसमें से कौन सा अलील है और कौन सी जीन है? तुमने मुझे पहले से बता दिया कि सर मेरे पास एक बायो की बुक है, तो ये क्या है? उसकी जीन है, ये उसका ट्रेड है। समझ गए? अब उसके जी मुख्तलिफ फॉर्म्स क्या है? तुम कह रहे हो सर मेरे पास किप्स की भी बायो है, फेडरल भी है, पंजाब भी है, केपी के, तो वो उसकी वैरायटीज होते हैं, वो सब क्या होंगी? उसकी अलील्स। समझ गए अली? जी पक्की बात वाली, समझ आया कॉन्सेप्ट? जी ओके ओके। ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन्स टू फैक्टर्स। हर ऑर्गेनिज्म के पास दो फैक्टर्स होते हैं। चलो, दो फैक्टर्स एक ऑर्गेनिज्म के पास दो फैक्टर्स होते हैं फॉर ईच ट्रेट। अच्छा, तुमने कभी ये नहीं पूछा ली मुझसे कल से कि दो ही क्यों होते, तीन क्यों नहीं होते? दो से मुराद क्या है बेटा? हम सबके सेल्स की नेचर क्या होती है? डिप्लॉयड या हेप्लॉयड? तुम्हारा डिप्लॉय। आंसर होगा डिप्लॉयड। सिर्फ हमारे सेक्स सेल्स क्या होते हैं? हाफ हेप्लॉयड। बाकी जो हमारे वैसे जो सेल्स होते हैं, वो सब कौन से सेल्स होते हैं? जो बॉडी के सेल्स होते हैं वो सारे डिप्लॉयड होते हैं। सही है।
उसके बाद उसने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म के पास हर एक ट्रेड के कितने फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स। इसके पास एक ट्रेड के दो हैं, इसके पास एक ट्रेड के दो हैं। सही है। उसने फिर कहा था कि और ये जो फैक्टर्स होते हैं, तो ये जो फैक्टर्स है, जैसे मैंने कैपिटल बी लिखा है, ये सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं। अलग हो जाते जब क्या बन रहे होते हैं, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। हैं। गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स, यानी कि 2n से, याद है हमने एक टॉपिक पढ़ा था वो, जो माइमियोसिस से अलग अलग हो जाता है क्रोमोसोम। इसके जी। पास n हो जाएगा, इसके पास भी क्या आ जाएगा, n। तो ऐसी सेल एंड। डिवीजन को क्या कहते हैं, मियोसिस। और मियोसिस कब जी। होता है, जब क्या बन रहे होते हैं हमारी बॉडी में, गैमीट्स। गैमीट। तो वो कह रहे हैं कि ये अलग हो जाएगा। किस तरह अलग होगा, ये दोनों अभी एक साथ थे, ये अब अलग अलग हो गए। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसी तरह कैपिटल बी, ये भी अलग हो गया। यानी कि ये जो मैं अंडों में बना रहा हूँ, ये जो मैं सर्कल्स में बना रहा हूँ, ये सर्कल क्या बता रहे हैं आपको, गैमीट्स। ये चारों अलग अलग हो गए एक दूसरे से, ये आपस में भी हो गए और वैसे तो अलग थे ही, तो ये क्या हो गए, सेग्रीगेट हो गए। डन अली। चार गैमिट्स जी। बन गए। हैप्लॉइड गैमिट्स या डिप्लॉइड गैमिट्स, डिप्लॉयड। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, हैप्लॉइड बिल्कुल। ये हैप्लॉयड। पहले ये एक साथ थे, सही है। अब ये क्या हो गए, अलग हो डिप्लॉयड। गए, क्योंकि ये हैप्लॉयड। चारों जी। गैमीट्स बनने जा रहे हैं। अब उसने कहा था, सो दैट ईच गैमीट कंटेन्स ओनली वन फैक्टर। क्या हर एक गैमीट के पास एक फैक्टर आएगा, या दो आए जी। हुए, बिल्कुल हर एक गैमीट के पास एक ही अल्फाबेट है, यानी कि एक ही फैक्टर है। बिल्कुल, इसके पास सिर्फ एक है, इसके पास भी एक है। सो दैट ईच गैमीट कंटेन्स ओनली वन फैक्टर फॉर वन ईच ट्रेड। फैक्टर। अब वो कह रहे जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट, यानी यह बनाती है जाइगोट। तो अब क्या होगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसके पास टोटल कितने फैक्टर्स आएंगे, दो टू आएंगे। फैक्टर। हर एक ट्रेड के दो फैक्टर आएंगे, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। कैसे, यहाँ से एक आ गया, यहाँ से कोई सा भी उठा लो। अब समझ गए कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म है जी। उसके पास टोटल कितने फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए। टू। टू फ्रॉम ईच पेरेंट या वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम ईच। वेरी गुड, हर पेरेंट से एक एक आया। आसान अली, समझ आया। जी। जी। इसी को हम लोग कहते हैं, इस लॉ का एक और नाम क्या है बेटा आपकी बुक्स में, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। प्योरिटी से मुराद है कि कोई बीमारी नहीं है सच, मतलब बिल्कुल सही आए, प्रॉपरली सेग्रीगेट ना हो तब बीमारी है। प्रॉपरली सेग्रीगेट हो जाए तो एक इंडिविजुअल में, एक न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म में अपने अम्मा अब्बा के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट वाला। सही बेटा, जी। ये है। जो कहते हैं इसको लॉ ऑफ प्योरिटी गैमिट्स के, हर एक गैमिट में, हर एक गैमिट, ये जो मैंने यहाँ गैमिट्स बनाए थे, हर एक गैमिट में एक फैक्टर था या दो फैक्टर थे, हर एक गैमिट में एक फैक्टर था। एक। जी। ये रहा जैसे एक, एक, एक ऊपर वाला, ये हो। अच्छा अब जरा देखो, मेंडल ने क्या क्या बोला था, किस किस चीज को। मेंडल ने जीन्स को क्या बोला था बेटा, फैक्टर्स। फैक्टर। मेंडल्स ने जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि आई कलर, हेयर कलर, उनको क्या बोला था, पेट्स। ट्रेट। जो प्योर ब्रीड होता है, प्योर ब्रीड का मतलब जो खुद ही प्लांट रिप्रोड्यूस करें, उसको मेंडल ने क्या कहा था, होमोजाइगस। होमोसाइकिल। और जो एक्सपेरिमेंट के बाद वगैरह होते हैं, ये एम्प्योर ब्रीड होते हैं, मेंडल ने उसको क्या कहा था, हीट्रोजाइगस। हेट्रोसाइकिल। बिल्कुल, मेंडल ने फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, जैसे हम लोग दिखते हैं, उसको क्या बोला था, फिनोटाइप। और जो हमारे जी। अंदर जो जीन्स के हिसाब से हम हैं, तो उसने उसको कहा था जीनोटाइप। जीनोटाइप। यानी कि मैं जी। अगर अली को सामने से देख रहा हूँ तो ये इसका फिनोटाइप है। और अगर मैं अली की बॉडी का एक टिश्यू का, एक सेल के अंदर का डीएनए, जीन्स वगैरह देख रहा हूँ, तो वो अली का क्या है, जीनोटाइप। जीनोटाइप। सही। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है बेटा। इसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट, ये है पूरा, उसका एक्सपेरिमेंट के नाम क्या है, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं इसको, सिंगल। सिंगल मींस वन, ट्रेट मींस प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, मैनेजर। टू अनदर जी। ऑर्गेनिज्म। सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इसमें दो स्पीशीज में सिर्फ कितनी चीजों का फर्क है, सिर्फ कितने ट्रेड्स का फर्क है, ओनली वन ट्रेड। क्या मतलब इसका, देखो, ये भी, इस ये भी प्लांट, ये भी प्लांट, बस इन दोनों में फर्क क्या है, इसका राउंड सीड है, इसका रिंकल सीड है। तो यानी कि इसका ट्रेड क्या हुआ, शेप ऑफ सीड या कलर ऑफ सीड, शेप शेप ऑफ ऑफ सी। सीड। इन दोनों में सिर्फ किस बात का फर्क है, इन दोनों में सिर्फ इसी बात का फर्क है कि इन दोनों के सीड का शेप अलग है।
दिस इज राउंड सीडेड प्लांट एंड दिस इज रिंकल सीडेड प्लांट। अगर मैं यहाँ लिखता अली राउंड एंड पर्पल, यहाँ लिखता रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो कितने ट्रेड का फर्क होता? दो। वेरी गुड। एक शेप ऑफ सीड और दूसरा कलर ऑफ कलर सीड। ऑफ सी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब जब और दोनों ऑर्गेनिजम्स में एक ही ट्रेड का फर्क हो, उनकी जो इनहेरिटेंस होती है अगले बच्चों में, ऑफ स्प्रिंग में, इसको कहते हैं सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस। और इसमें जो हम क्रॉसेस बनाते हैं उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मीन्स वन, हाइब्रिड मीन्स एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। और जो भी रेशो आएगा, 2:1, 3:1, जो भी रेशो आएगा, उस रेशो का नाम क्या होगा बेटा? मोनो मोनो हाइब्रिड हाइब्रिड। रेशो। बिल्कुल। अब मुझे अली आपको ये बताना है कि इसने इसको किस तरह वो किया। जरा गौर से देखते रहना बेटा। अ, इसने पेरेंट जनरेशन ली। पेरेंट जनरेशन का मतलब क्या है? इसने स्टार्ट में लिया, उसको किससे डिनोट किया? P1 से। सही। जी। प्योर का मतलब जी। क्या है चंदा? प्योर का मतलब है भी एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ हुआ है। तो जब जिसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होता उसको हम प्योर कह सकते हैं, पेरेंट जनरेशन। प्योर राउंड सीडेड प्लांट क्रॉस करवाया, इस तरह भी लिख सकते हैं और वर्सेस भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। अच्छा, इसने क्रॉस करवाया इसको प्योर रिंकल सीडेड प्लांट से। ठीक है। और इसने क्या कहा था? हर ऑर्गेनिज्म के पास हर एक ट्रेड के कितने फैक्टर्स होते हैं? दो फैक्टर्स। ऐसे ही हर जी। एक ऑर्गेनिज्म के पास एक ट्रेड के कितने फैक्टर्स होते हैं? दो। तो मैं यहाँ लिख देता है दो। राउंड को उसने किया, डिनोट किया कैपिटल आर, कैपिटल आर से। रिंकल को उसने डब्ल्यू से नहीं किया, रिंकल को उसने स्मॉल आर और स्मॉल आर। समझ गए नहीं? जी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या जी। होता है बेटा? नेक्स्ट स्टेप यानी कि थर्ड स्टेप ये होता है कि आपने इनको किस में बंद कर देना है? गैमीट्स के अंदर। याद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? कि जो जी। फैक्टर्स हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं या अलग हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। अलग हो जब जाए। क्या बनते हैं? गैमीट्स। तो कैन। गैमीट्स में चीजें क्या हो जाती? हाफ हो जाती। जैसे ये अभी एक साथ है, ये अभी ये दोनों एक साथ हैं, तो अब ये क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो ये आर यहाँ पर आ गया, ये आर यहाँ पर आ गया। सर ये क्या निशान है? इसका मतलब है ये मेल है। ये इसका मतलब क्या है बेटा? ये वाला निशान, ये फीमेल है। फीमेल। तो ये भी आगे अलग हो गया। अच्छा, ये किस जनरेशन की गैमीट्स है? ये P1 जनरेशन के ही गैमीट्स है, तो पूरा लिख दिया गैमीट्स ऑफ P1। समझ गए जी। बेटा? अब क्या करवाई जी। इसने? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो क्रॉस नतीजतन कौन सी फर्टिलाइजर। जनरेशन आती है? F1। F1। यहाँ से कोई सभी उठा लो, कोई जरूरी नहीं। आप तो ये एक ही बात है, कान यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो वाला साहब। कैपिटल आर यहाँ से आ गया, कोई सा भी उठा लो, स्मॉल आर यहाँ से आ गया। और तुम्हें पता है जी। कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है तो हमेशा कौन जीतता है? डोमिनेंट जीतता है। डोमिनेंट। ये अभी हमने कहाँ लिखा था? जो अभी हमने कहीं लिखा था ना भी, हाँ। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा कैपिटल वाला ही जीतेगा ऑब्वियसली। तो इसमें कौन से प्लांट्स आ गए इसके पास? राउंड सीडेड आ गए राउंड 100%, सीटेड। यानी कि सारे के सारे आए। अब इसने कहा कि यार दोबारा इनको फर्टिलाइज करो। अब जब होगी वो कौन सी फर्टिलाइजेशन होगी? सेल्फ सेल्फ फर्टिलाइजेशन जी। या पॉलिनेशन। अच्छा, अब ये P1 जनरेशन खत्म हो गई है। अब ये अगली जनरेशन में, अब मतलब ये ऊपर वाला ही जो प्लांट है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी को सेल्फ करवा रहे। तो अब ये क्या बन चुका है अगली जनरेशन के लिए? पहले ये P2। बच्चा था, अब ये खुद पेरेंट बन गया, तो ये P2 हो गया है। जी। अब चूंकि हम खुद करवा रहे हैं, ये जो जैसा भी है, अब F2 जनरेशन हो रही है, तो ये हाइब्रिड है। अच्छा, हाइब्रिड राउंड सीट को हाइब्रिड राउंड सीट से करवाया, यानी कि कैपिटल आर को ही आपस में दोबारा क्या करवा दिया? सेल्फ। तो सेम चीज यहाँ पर आई, तो सेम चीज यहाँ पर भी आई। दोनों की थ्योरी भी सेम है। अच्छा, कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है वो किस जनरेशन से आए थे? ये हमारे पास आए थे कौन सी जनरेशन से? F1 जनरेशन। तो यानी जी। कि कैपिटल आर स्मॉल आर किस जनरेशन से बिलोंग करते थे? F1। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया? मेंबर ऑफ F1। F1। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को अब गैमिट्स में करना है तो आप अलग अलग कर दो। अब ये P2 जनरेशन है, ये मेंबर तो F1 के थे, लेकिन अब ये पेरेंट्स किसके? ये अब ये तो खुद पेरेंट होगा, अब ये P2 होगा। अब इसको आप अलग कर दो, इस आर को अलग कर दो, इस आर को आप अलग कर दो, इस आर को आप अलग कर दो, इसको अलग कर दो। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या बना? जी। अब ये बना इस तरह, यानी कि कैपिटल आर स्मॉल आर को मैं करवा रहा हूँ फर्टिलाइज कैपिटल आर स्मॉल आर से। और
जो लेफ्ट हैंड पे चीज होती है उसको यहाँ लिख दिया करो वर्टिकल में, जो राइट हैंड की चीज होती है उसको हॉरिजॉन्टल में लिख दिया करो, तो थोड़ा सा जी आसानी हो जाएगी। मतलब एक ही बात है, मतलब ऐसे कह रहा हूँ। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अली इसको एक पेन पेज पे करो, फिर मैं तुमसे पूछता हूँ। शाबाश, करो उसको सॉल्व। हाँ चलते रहते तुम्हारी बात। हो गया। हो गया। हाँ अली, क्या बेटा? जी सर। हो गया। ठीक है, इसको इससे किया अली, क्या बना? कैपिटल आर, कैपिटल आर। कैपिटल आर अच्छा कैपिटल आर। अली, बस एक चीज याद रखना बेटा, तुम जब भी ये पेपर में करो, क्योंकि पेपर में आता है, सही है, तो इसकी हेडिंग क्या होती है? इस ये जो हमने बोर्ड बनाया ना, ये चकोर सा चेकर बक्सा। बोर्ड। वेरी जी। गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, चेकर। वेरी गुड, तुम्हें पता है पहले से, बहुत अच्छा लगा जान के। चेकर बोर्ड, इसका एक और नाम है आता है ना, अगर कभी एप्टीट्यूड में वैसी है, इसको हम लोग ना पुरानी बुक की लैंग्वेज में पनेट स्क्वायर भी कहते हैं। पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर। सही, तो कोई जी भी इसमें से दोनों में से कोई एक ना, चेकर बोर्ड ज्यादा बेहतर है। लास्ट भी जो है वो हेडिंग इसकी डाल देना। बिकॉज क्या चीज, ये सब काम पेंसिल स्केल से। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि एरो वैरो ये सब करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इतनी जगह जी छोड़ना कि तुम इसकी थ्योरी लिख सको, थ्योरी अंदर ही लिखनी होती है, और रेशो बाहर लिखना होता है। ये सब रूल्स कर लेना तो नंबर अच्छे आ जाएगा। जैसे कैपिटल आर हो जी। गया, फिर इसको इससे जोड़ा तो कैपिटल आर। कैपिटल आर स्मॉल आर। बिल्कुल, इसको इससे जोड़ा तो आप। कैपिटल आर वेरी गुड। और लास्ट वाला स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल आर। आर। कैपिटल आर मतलब क्या बना ली? राउंड सीट। राउंड। कैपिटल आर स्मॉल आर भी क्या बना? राउंड सीट। कैपिटल आर स्मॉल आर क्या बना ली? राउंड सीट। स्मॉल आर फाइनली क्या बन गया? रिंकल। रिंकल। क्योंकि होमोजाइगस रिसेसिव शो होता है, बिल्कुल शो होता है। तो इसका रेशो क्या बना? नीचे अच्छी से हेडिंग डाल के 3:1। जी। अच्छा अली, ये बताओ, ये वाला जो रेशो तुमने बना बताया बेटा मुझे, ये फिनोटिपिक रेशो है या जीनोटिपिक है? सोच के बताना। क्या चीज? ये वाला जो रेशो है, ये जो तुमने बना हमने बनाया, ये फिनोटिपिक रेशो है या जीनोटिपिक रेशो है? रेशो, रेशो की भी दो किस्में होती है। ये आप, ये तुम्हें राउंड सीडेड समझो नजर आ रहे हैं या नहीं? कैन यू सी राउंड सीडेड प्लांट? यस यू कैन सी। तो जो चीज तुम देख जी सकते हो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये वाला रेशो कौन सा है? जी। फिनोटिपिक रेशो। तो ये वाला रेशो कौन सा हुआ? फिनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशो, ये भी मेंशन करना होता है। जी अच्छा, जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? देखो, जीनोटिपिक रेशियो में तुम्हें सिर्फ अल्फाबेट्स को देखना है। क्या देखना है अली? सिर्फ अल्फाबेट्स। अब जरा गौर अल्फाबेट। से सुनना। कैपिटल आर ऐसा कहीं और है किसी बॉक्स में? नहीं वेरी गुड, तो है। मैंने लिख। कैपिटल आर तो है। नहीं, कैपिटल आर इसके अलावा कोई और है? नहीं। तो मैंने लिख दिया 1। समझ गए? जी मैंने लिख दिया अली इसको 1। कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसा कोई और है? जी। कितने? टू। वेरी गुड। स्मॉल आर जैसा कोई और है? नहीं। तो क्या हो गया? 1। वन। दोनों का ही रेशियो का सेम आंसर आएगा, लेकिन देखो फर्क आ रहा है, मतलब लिखने में फर्क आ रहा है। समझ गए? ये भी 4 बन रहा है, वो भी 4 बन रहा है, लेकिन इसकी हेडिंग क्या आ जाएगी? ये कौन सा होगा? जीनोटाइप। आप समझ गए जीनोटिपिक रेशियो किस तरह बनता है? इसमें अल्फाबेट्स देखते हैं कि कौन सा कोई सिमिलर है कि नहीं। और फिनोटिपिक रेशियो में हम जी लोग किस चीज को फॉलो करते हैं? थ्योरी को, कि राउंड कितने हैं। फिनोटिपिक रेशियो इज ऑल अबाउट थ्योरी, कि आपको क्या क्या कलर या ट्रेट नजर आ रहा है। और जीनोटिपिक रेशियो इज ऑल अबाउट कि अल्फाबेट जो आपने लिखे हैं। सिंपल एज दैट। जी आसान है, हो जाएगा। जी। ये चीज से बेटा देखो, अब इसने क्या किया।
अच्छा अली, इसने जो है मेंडल साहब ने कैपिटल आर से पहले प्योर लिखा हुआ है, और यहाँ पे हाइब्रिड लिखा हुआ है, और यहाँ भी प्योर लिखा हुआ है। अब जरा देखना क्यों। जब हम क्रॉस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर वाली उसको भी देखना पड़ता है सबसे पहले। क्या कैपिटल आर स्मॉल आर सबसे पहले किसी पेरेंट जनरेशन में था? चेक करो। क्या आपको यहाँ पे कहीं पेरेंट जनरेशन में, जब हमने क्रॉस स्टार्ट किया था, कैपिटल आर स्मॉल आर कहीं दिख रहा था? तो आपका आंसर होगा नो, हमें नहीं दिख रहा था। नहीं दिख रहा ना कहीं। तो जो चीज बिल्कुल पेरेंट जैसी है, आप उसके नाम से पहले क्या लगा दोगे? प्योर। और जो चीज थोड़ी सी चेंज होकर आई थी क्रॉस के बाद, जिसमें पेरेंट जैसा कुछ भी नहीं था, तो उसको आप कहेंगे हाइब्रिड। समझ गए? अब ये दो तस्वीरें दिमाग में रखना, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सही है नहीं? जी। जरा चेक करो। क्या पहला बॉक्स में क्या बन रहा था? कैपिटल आर कैपिटल आर। क्या ये पेरेंट जनरेशन में था कैपिटल आर? यस, तो आप क्या कहोगे इसका आंसर? प्योर। प्योर। राउंड सीट तो है लेकिन प्योर लगा देना। कैपिटल आर स्मॉल आर तो हमें ये तो सब क्रॉस करने के बाद हासिल हो रहा था, तो उसके नाम से पहले क्या लगा दोगे? हाइब्रिड। सेम हाइब्रिड। इसके नाम से भी आगे हाइब्रिड। क्या स्मॉल आर शुरू में था? बिल्कुल था, तो उसके नाम से पहले क्या लगा दोगे? प्योर। सही है। ये सब पहले से जी। थे, ये सब नए नए आए थे। ये वाला नया था, ये वाला नया। नया से मुराद एक्सपेरिमेंट के बाद। चेक कर लो बेटा, क्या हमारे ये रेशो आया था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक? जी। तीन डोमिनेंट थे, एक रिसेसिव था। फिनोटिपिक रेशो 3:1, जीनोटिपिक रेशो 1:2:1। स्मॉल आर ये था, ये ऐसे थे, ये ऐसा था। जी अली, समझ सही। आया बेटा? आसान। जी। अब आ जाएगा जी। टॉपिक, टेस्ट क्रॉस। ये क्रॉस क्या बताता है? ये एक ऐसा क्रॉस है जो आपको बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल के बारे में पर्पस क्या है, कि उसका क्या बताना। टू फाइंड आउट दी होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी, किस पेरेंट की। जो पेरेंट कौन सा हो बेटा? डोमिनेंट। कि डोमिनेंट पेरेंट है, यानी कि कैपिटल वाला हिसाब है, और इसका प्रॉपर्टी शो हो रही है। बस ये बताने कि डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। जी। सही है। तो मतलब एक मैंने लिख दिया मिसाल के तौर पे रिजवान के हिसाब से। मैं कह रहा हूँ कि ये डोमिनेंट है मेरा लेटर, या लेटर आर और रिजवान इज डोमिनेंट। अब तुम कह रहे हो कौन से डोमिनेंट है आप? आइदर ये वाले डोमिनेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट, या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये पता हीटोजाइगस। लगाने के लिए हम लोग क्या जी। करते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट। अब ये टेस्ट क्रॉस किस दो के दरमियान होता है, ये अच्छी बात है। दिस क्रॉस इज मेड बिटवीन फिनोटिपिकली डोमिनेंट इंडिविजुअल। जो फिनोटिपिकली इंडिविजुअल कौन सा होता है? डोमिनेंट। अब डोमिनेंट की दो टाइप्स होती हैं, या तो वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। हीटोजाइगस। सही। इसका क्रॉस किससे करवाते हैं? राइट साइड पे कौन होगा? होमोजाइगस रिसेसिव। समझ गए? होमोजाइगस रिसेसिव यानी कि एक साइड पे डोमिनेंट है, दूसरी साइड पे है ही रिसेसिव। देखो मैंने क्या लिख दिया, टेस्ट क्रॉस। सही है ली। ये क्रॉस किसके जी। दरमियान होता है? ये क्रॉस होता है सर एक डोमिनेंट के दरमियान, और जिसका क्रॉस बनता है होमोजाइगस रिसेसिव से। होमोजाइगस रिसेसिव का तो मतलब हमेशा ही क्या होगा कि यार, अगर मैं इनिशियल यहाँ पे पिक कर लेता हूँ आर, होमोजाइगस रिसेसिव बेचारा यही होगा। क्या होमोजाइगस रिसेसिव दो किस्म के होते हैं, एक किस्म का होता है? आप बोलोगे सर एक ही किस्म का होता है, बस यही जी। होता है। लेकिन डोमिनेंट दो किस्म के होते हैं, या तो आइदर वो होगा होमोजाइगस डोमिनेंट, जिसको मैं कहूंगा कैपिटल आर, या तो वो होगा हीटरोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर। समझ गए नहीं? जी। पहला केस क्या होगा? पहले हम इसको इससे कर लेंगे, दूसरे केस में बेटा इसको इससे कर लेंगे। जी। डन अली। जी। मैं आपको ठीक 2-3 मिनट बाद, अच्छा देखो अब मैं ना 3-4 मिनट पहले एंड कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरे मीटिंग के टाइम पर एंड करूँ तो 10 मिनट का गैप आ रहा है। सही है। अभी जी। मैं एंड कर देता हूँ सही। और फॉरन लिंक भेज रहा हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ मिनट्स हैं इन दोनों केसेस को सॉल्व करने के लिए। तुम्हें इन दोनों का आंसर बताना है विद रेशो। तो जरा जल्दी से सही। कर लो उसको, शाबाश। मैं लिंक भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा? सही। ठीक। ओके 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 बेटा।